राजपुर राज्य, जहाँ का मौसम इस समय काफी गर्म है। थोड़ी हवा बह रही है, लेकिन धूप तीखी है। मिट्टी में दरारें पड़ी हैं। एक किसान रघु गमछा सिर पर बांधे बैठा है और बाजू में गांव के कुछ लोग बैठे हैं। अरे, इस साल तो सूरज देवता ने शादी का बुलावा भेज दिया लगता है। ना आएंगे और ना ही बरसेंगे, लेकिन अपनी गर्मी भी कम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी फसल बर्बाद हो रही है और जमीन की हालत भी खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि प्रकृति हमसे चाहती क्या है। सभी गांव वालों के चेहरों पे चिंता साफ झलक रही है। बैल भी सूख गए हैं रघु चाचा। पानी नहीं मिलेगा तो हल भी कैसे चलेगा। पता नहीं इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। जून का मौसम आ गया है। इस समय तक तो बारिश इतनी हो जाती थी कि फसल डूब जाती थी, और इस बार तो फसल सूख के खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है। हमें तो यह समझ नहीं आ रहा, यदि ऐसा ही होता रहा तो इस बार की फसल भी खराब हो जाएगी, और अगर सारी फसल खराब हो गई तो घर कैसे चलेगा। मेरी बीवी तो कह रही थी, अगर तू भीगेगा नहीं तो खेत कैसे भीगेंगे। अब बताओ भला, मेरे भीगने से मेरे खेत का भीगने का क्या ताल्लुक है। घर की महिलाएं भी इस गर्मी से पागल हो गई हैं, और हो भी क्यों ना बेचारी। इस गर्मी में हर आदमी तो बाहर भाग आता है, लेकिन वो बेचारी तो घर पर ही बंद रहती हैं। हम भी अब रोटी को पानी में डुबो के बरसात महसूस कर रहे हैं भाई। अब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और हम कर भी क्या सकते हैं। गांव वालों का गर्मी से अलग ही युद्ध चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा वीरसेन बैठे हैं। दरबारियों से घिरे हुए, चिंतित और व्याकुल, राजा के माथे पर पसीना और चिंता दोनों हैं। वो अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति, कितने गांव से पानी की शिकायतें आई हैं? महाराज, लगभग पूरा उत्तर पश्चिमी इलाका सूखा है। कुएं खाली हो चुके हैं। बीमारियां भी फैल रही हैं। लोग परेशान हैं और मदद की उम्मीद लगा कर बैठे हैं। हम तो राजा है, लेकिन किसान अगर परेशान है तो हम भी सुखी कैसे रह सकते हैं। लेकिन ये समस्या भी ऐसी है कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सेनापति कि हम क्या करें। तभी वहां राजमाता प्रवेश करती हैं। बेटे, तुम्हें इस गर्मी से डर नहीं लगना चाहिए। डर तो तुम्हें उस वक्त से लगना चाहिए जब राज्य के लोग हंसना छोड़ दे और दुखी हो। तुम इस राज्य के राजा हो, और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन बेगुनाह किसानों को प्रकृति की इस सजा से बचाओ, ना कि महल में इस तरह बेबस बैठे रहो। तो कोई उपाय बताइए माता जी, क्योंकि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उपाय तो किसानों के पास ही होते हैं। कभी जाओ और उन्हें सुनो वो क्या कह रहे हैं। सिर्फ फरमान से बारिश नहीं आती, भरोसे से आती है, प्रकृति को खुश रखने से आती है। और एक राजा होने के नाते तुम्हें यह कर्तव्य निभाने में देरी नहीं करनी चाहिए राजन। आप कहना क्या चाहती हो राजमाता? हम कुछ समझे नहीं। हम जो कहना चाहते हैं वो तुम्हें इतने जल्दी समझ नहीं आएगा, परंतु जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजमाता यह कहकर वहां से चली जाती हैं, और राजा भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर राजमाता कहना क्या चाहती थी। वहीं दूसरी ओर गांव में गौरी, रघु की बेटी और रघु तीनों आपस में बात कर रहे हैं, और पीछे फटे हुए छप्पर से सूरज झांक रहा है। बाबा, इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ी है? मैं और मेरी सखिया खेल नहीं पा रही हैं।
माँ मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती। कहती है इतनी गर्मी में बाहर जाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। तभी रघु मजाकिया अंदाज में कहता है, तो क्या गर्मी बोलेगी? बच्चों बाहर खेलने आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगा। बाबा, आपने बादल बाबा को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? आपने मुझसे उस दिन कहा था कि आप बादल बाबा को चिट्ठी लिखोगे और फिर वो आकर बरसेंगे। फिर गर्मी चाचा भी हमारा राज्य छोड़ के चले जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल लिखूंगा। प्रिय बादल बाबा, अगर आप इस बार नहीं बरसे तो मैं और मेरी बिटिया आपसे गुस्सा हो जाएंगे। दोनों हंसते हैं और वह दिन इसी तरह एक दूसरे से बात करते और हंसी मजाक करते हुए निकल जाता है। अगले दिन किसान कुएं के पास जाते हैं, लेकिन कुएं अभी भी सूखे हुए थे। अब तो जहर खाने का मन कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ेगी ना। यहाँ तो उतना भी पानी नहीं निकल रहा, क्या करें हम लोग? ऐसी बातें मत कर भाई। अगर सूरज हमसे नाराज है तो हमें उसे मनाना ही पड़ेगा, और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हमें यह करना ही होगा। हाँ, हमें सूरज देव को मनाना ही होगा, तभी कुछ हो पाएगा। सही कह रहे हो आप, लेकिन हम लोग सूरज को मनाएंगे कैसे? हम लोगों को राजा तक आवाज पहुंचानी पड़ेगी। अगर हम चुप रहे तो सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे, और क्या पता राजा हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ, हमें राजा से मदद लेनी पड़ेगी। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। गांव के लोग राजा से मिलकर बात करने की सोच रहे हैं, और उधर राजा अपने अलिंद में खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हैं, जहां दूर दूर तक सूरज की रोशनी फैली हुई है। कोई काले बादल नहीं है। हे इंद्रदेव, इस धरती पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो? क्या हमारी प्रार्थनाओं में कुछ कमी रह गई है? अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताओ, लेकिन हमें ऐसी सजा मत दो। हम पर थोड़ा रहम खाओ इंद्रदेव। तभी पीछे से वैद्य जी आते हैं और कहते हैं, महाराज, राज्य की जड़ी बूटियां भी सूख रही हैं। बुखार और पेट की बीमारी सभी गांवों में फैल रही हैं। लोगों के पास जड़ी बूटी पहुंचाने की कोशिश की तो पता चला कि लोग जीने के लिए जो थोड़ा बहुत पानी बचा कर बैठे हैं वो सिर्फ पीने के लिए है, और जड़ी बूटियां खाने में ज्यादा पानी लगेगा। इस डर से लोग दवाई खाने में भी मना कर रहे हैं। यह तो गंभीर मामला है। कल सूरज उगने से पहले हम स्वयं गांव का दौरा करेंगे। हम भी तो देखें कि क्या हो रहा है इस राज्य में, और राज्य के लोगों को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगली सुबह गांव के रास्ते पर राजा सामान्य कपड़ों में बिना शाही लवाजमे के पैदल चलकर गांव आते हैं। बच्चे उत्सुकता से देखते हैं। सबकी नजर महाराज पर टिक जाती है। सब यही सोच रहे हैं कि ये कौन है। तभी रघु बोलता है, अरे अरे, ये तो हमारे राजा हैं। हाँ हाँ, ये हमारे राजा हैं। हाँ, मैं आप लोगों का राजा हूं, लेकिन आज हम सिर्फ एक श्रोता हैं। हमें बताओ, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? आप लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं? सब बताओ हमें। हम सब मिलकर इस परेशानी का हल ढूंढ ही लेंगे। तभी गांव वाले एक एक करके राजा को अपनी समस्या बताते हैं। महाराज, जानवर बीमार हो रहे हैं, बच्चे बुखार में तप रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है कि हम खेतों में ज्यादा देर तक काम भी नहीं कर पा रहे हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद भी सारी की सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। अब तो हमारे गांव के पास पीने का पानी भी नहीं बचा है। अब आप ही कहिए, हम सभी लोग क्या करें? महाराज, अगर आप इंद्रदेव से बात कर सकते हो तो हमें थोड़ी छांव दिला दो। मुझे खेलने जाना है।
हम कई दिनों से खेल नहीं पा रहे हैं, और अगर आपके पास थोड़ा पानी हो तो वो भी हमें दे दो। हमारे गांव में बहुत लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। राजा गौरी की बात सुनकर भावुक हो जाते हैं और तभी बोलते हैं, जब तक इस राज्य में बारिश नहीं हो जाती, मैं महल में नहीं रहूंगा और ना ही महल वापस जाऊंगा। मैं यहीं गांव में आप लोगों के साथ रहूंगा, खाऊंगा, काम करूंगा और तपूंगा भी, क्योंकि ये हमारा राज्य है और इसकी परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। मैं यहाँ तपस्या करूंगा और तब तक करूंगा जब तक इंद्रदेव इस राज्य में बारिश नहीं कर देते। तब तक इस राजा का वनवास रहेगा अपने महल से। सभी गांव वाले असमंजस में पड़ जाते हैं, कुछ गर्व, कुछ आश्चर्य। तो अब राजा और किसान एक साथ तपेंगे। हो सकता है भगवान पसीज जाए और हमें बारिश का मुंह देखने को मिल जाए। राजा अब गांव के पुराने घर में ठहरे हैं, जहां जमीन पर चटाई है और चेहरे पर गंभीरता। राज्य के सभी बच्चे उसी घर में हैं और राजा को आश्चर्य से देख रहे हैं। तभी उनमें से एक बच्चा राजा से पूछता है, आप राजा हैं तो फिर मुकुट कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो अपने महल में जाकर आराम कर सकते हैं। आपको हमारी तरह इस गर्मी में रहने की क्या जरूरत है? मुकुट तो गर्मी से डरकर महल में छुप गया है बेटा। बस मैं ही यहाँ आया हूँ। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है इससे? नहीं नहीं महाराज, आप घोड़े पर नहीं आए इसलिए पूछ रहे थे। घोड़ा भी पसीने में बह गया बच्चा। अब तो हमारे पैर ही हमारे घोड़े हैं। अगले दिन राजा रघु के साथ खेत में हैं। धूप तेज है, खेत सूखा पड़ा है। राजा हाथ में फावड़ा लेता है। रघु घबराता है। महाराज, आप यह कैसे? जब जमीन सबकी है तो मेहनत भी सबकी होनी चाहिए। क्या तुम्हें मेरे काम करने से कोई परेशानी है? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे खेत में काम करूं, तो मैं किसी और के खेत में काम कर लेता हूं। नहीं महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रहा था कि आप हमारे साथ यहाँ आए, यही हमारी ये बहुत बड़ी बात है। अब आप अगर हमारे साथ काम करेंगे तो यह हम सभी को अच्छा नहीं लगेगा। और अगर तुम हमें काम करने से रोकोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। राजा मिट्टी पर फावड़ा चलाना शुरू करते हैं। रघु डरता है, लेकिन राजा मुस्कुराता है और कहता है, शायद ये धरती कह रही है, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जिंदा हूँ। उसी दिन शाम को गांव की महिलाएं खाना बना रही हैं और राजा भी वहीं बैठे हैं। महाराज, कहीं आपको गर्मी तो महसूस नहीं हो रही? तभी राजा मजाकिया अंदाज में कहते हैं, हमें तो गर्मी नहीं लग रही, लेकिन कहीं गर्मी को तो हमसे गर्मी नहीं लग रही है। आपने तो हमें फिर से हंसना सिखा दिया है महाराज। राजा भावुक हो जाते हैं और शांत भी। अगली ही सुबह राजा को यह पता चलता है कि गौरी के छोटे भाई को तेज बुखार है। वैद्य जी गांव आए हैं। हवा गर्म है, ठंडी हवा की कोई आस नहीं। बाबा, भैया की सांसें बहुत तेज चल रही हैं। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? वैद्य जी, कुछ कीजिए, मेरे बेटे को ठीक कीजिए। अब आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। यह कोई सामान्य बुखार नहीं, गर्मी का प्रकोप है। नीम की छांव और ठंडा कपड़ा सर पर रख दो, शायद उससे कुछ आराम मिल जाए। राजा पास खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे, इसलिए वह गौरी के भाई को आश्वासन देते हैं ताकि वह चिंतित न हो। यह सब देख गौरी भावुक हो जाती हैं। राजा जब ये देखता है तो वह गौरी से कहता है, अब ये सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है, हमारा भी भाई है
और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ गांव वाले रघु के घर के बाहर बैठे हैं। सामने राजा, रघु और वैद्य भी हैं। हमें कोई चमत्कार नहीं करना है, हमें खुद मिलकर अपने जल स्रोत फिर से जीवित करने होंगे, वरना हम कब तक ऐसे मासूमों की जान खतरे में डालते रहेंगे। लेकिन महाराज, गांव के सभी कुएं सूख चुके हैं और हम कैसे प्रकृति से खेल सकते हैं? जल, हवा, इन सभी चीजों पे हमारा बस नहीं है। ऐसे सूखे बेजुबान कुओं से हम पानी कैसे निकालेंगे? कुएं सूख चुके हैं, लेकिन हम सभी की जड़ें अभी जिंदा है। हम सब मिलकर कल से जल जागरण शुरू करेंगे और हम बादल बुलाएंगे, लेकिन अब हम सभी मिलकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। राजा की यह सारी बातें सुनकर सभी के अंदर एक जोश, उमंग और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। सभी जल जागरण के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर बादल नहीं आए तो हम उन्हें बुलाएंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? हम सब तैयार हैं महाराज, बस आप हमें आज्ञा दीजिए। हमें करना क्या है और कैसे करना है? मेहनत से, उम्मीद से और एकता से, इन तीनों के मिश्रण के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कल प्रातःकाल होते ही हम सभी अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्य करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब मिलकर पुराने तालाब की सफाई शुरू करते हैं। महिलाएं मिट्टी निकालती हैं, बच्चे पत्थर हटाते हैं। राजा खुद फावड़ा लेकर उस सूखे तालाब की मिट्टी खोदने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि राज्य एक राज्य नहीं, एक परिवार हो। बाबा देखो, राजा के हाथों में मिट्टी लग गई है। अरे वो राजा नहीं, अब वो हमारे साथ ही हैं। इन्हें देख के कौन कहेगा कि ये राजा है? जहाँ कितने राजा तो अपने ही राज्य में बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय भी नहीं जाते। ये तो आकर हमारे बीच रह रहे हैं, हमारे साथ सारी परेशानियां उठा रहे हैं। सच कहते हैं लोग, भगवान हमें मुसीबत से निकलने का एक ना एक रास्ता अवश्य दिखा देते हैं। राजा जो प्रजा के दुख को हराने की पूरी कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ महल में कोई राजा नहीं है। दरबारी एक दूसरे से कहते हैं, इतिहास में पहली बार एक राजा अपना महल छोड़ अपने लोगों के लिए खेतों में जा बैठा। भगवान ऐसा राजा सबको दे। सच में गर्व है हमें कि हम एक ऐसे राजा के दरबारी हैं। ये सिर्फ राजा नहीं, ये उम्मीद की मिसाल बन चुके हैं भाई। सुना है अब राजा बादल बुलाने की तैयारी में है। देखो अब आगे क्या हो पाता है, कुछ हो भी पाता है या नहीं, परंतु हम अपने राजा की इस एहसान को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। गांव वालों की मेहनत रंग लाई है। सबके चेहरों पर मुस्कान है और इसका कारण है कि तालाब का कुछ हिस्सा फिर से गहरा हो चुका है। कुछ पानी जमा होने लगा है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और भावुक भी। तभी राजा उन सभी से कहते हैं, छोटे कणों से ही बादल बनते हैं, छोटे प्रयासों से ही उम्मीद बनती है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। इंद्रदेव हमें निराश नहीं करेंगे। तालाब की मिट्टी नम है, पानी की हल्की परत दिखती है। राजा वहीं पेड़ के नीचे बैठे योजना बना रहे हैं। अगर हम इस तालाब को और गहरा कर दें और आसपास की पगडंडियों को तालाब पर ले आए, तो गांव का पेट कुछ तो भर जाएगा। कम से कम हमें पीने के पानी के लिए तो नहीं तरसना होगा। पहले हम यह व्यवस्थाएं कर लेते हैं, फिर हम आगे की कुछ बात करेंगे। सही कह रहे हो महाराज, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि उनके बैल भी काम करना चाहते हैं। वह सभी आंदोलन में उतर गए हैं। अच्छा,
तो हम बैलों के लिए भी छुट्टी की योजना बनाएंगे। अब हम बैलों को नाराज भी तो नहीं कर सकते, वरना अगर वह नाराज हो गए तो आंदोलन कौन करेगा? गांव के बुजुर्ग और जवान किसान मिलकर बैठक कर रहे हैं। राजा मौजूद नहीं है। गांव वालों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। महाराज तो सब कुछ कर रहे हैं, पर हम कब तक महाराज के भरोसे पर रहेंगे? महाराज एक न एक दिन तो गांव छोड़कर जाएंगे ही, और इस बार सब कुछ ठीक भी हो गया। अगर अगली बार कोई ऐसी समस्या हुई तो? अगर हम सभी मिलकर गांव को सुसज्जित कर दें तो? बारिश आए न आए, हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा। फिर हमें प्रकृति पर निर्भर नहीं होना होगा, और राजा को भी एहसास होगा कि हम लोग कुछ तो काबिल हैं। तो फिर योजना बनाई जाए चाचा। हम राजा की मेहनत और भरोसे को बेकार नहीं जाने देंगे। गौरी बिटिया सही कह रही है। हम राजा को दिखा देंगे कि उनकी दी गई हिम्मत का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब राजा हमारा गांव छोड़ के जाएंगे तो उन्हें एक भरोसा रहेगा कि हम अब मुश्किलों में उनके दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे, ना कि हाथ पर हाथ रख के एक दूसरे के भरोसे पर बैठे रहेंगे। तुम सही कह रहे हो रघु भैया। हम सब मिलके इस मुसीबत का सामना करेंगे और इस परेशानी को जीतेंगे भी। अगले दिन से ही गांव में एक अलग ही जोश था। हर गली में लोग बढ़ चुके हैं। कोई तालाब साफ कर रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई गड्ढे भर रहा है। माँ कहती है पेड़ लगाओगे तो इंद्रदेव खुश होते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ लगाएंगे जिससे इंद्रदेव खुश हो जाएं और बारिश कर दें, जिससे हमारी फसल भी बेकार नहीं होगी और राजा भी अपने घर वापस जा पाएंगे। हम भी पेड़ लगाएंगे और उनकी पूजा भी करेंगे। क्या पता उससे इंद्रदेव और भी जल्दी खुश हो जाएं। वैसे मेरी भी माँ कहती है कि अगर हम देवों की पूजा करते हैं तो वो हमारी इच्छा पूरी अवश्य करते हैं। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि हमें हमेशा ऐसा ही राजा मिले जो मुसीबत में अपने महल में बैठकर आराम न करे, बल्कि हमारे साथ आकर काम करे और प्रजा का हौसला बढ़ाए। राजा दूर से यह सब देख रहे हैं। उनकी आंखें चमक रही हैं। राजा को भी महसूस हो रहा था कि उसने गांव वालों की जिंदगी में अपनी एक अहम पहचान छोड़ दी है। राजा अभी यही देख रहे थे, तभी उनके पास महल का दूत आता है। महाराज, महल में चोल साम्राज्य से दूत आया है। वह चोल साम्राज्य के राजा का फरमान लाया है। चोल साम्राज्य के राजा जल संकट के लिए सहायता करना चाहते हैं। जब उन्हें पता चला कि हमारी क्या स्थिति है, तो उन्होंने अपनी तरफ से हमारी सहायता करने का फरमान भेजा है। अभी स्वर्णपुर की असली मदद स्वर्णपुर से ही आ रही है। काफी सोचने वाली बात नहीं लगती दूत? महाराज, ये ख्याल तो हमारे मन में भी आया था, लेकिन क्या आप उनके प्रस्ताव का उत्तर नहीं देंगे? नहीं दूत, हम उत्तर अवश्य देंगे, और हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे साम्राज्य के बारे में इतना सोचा। लेकिन इस बार जब आप काम से जाएगा, शब्दों से नहीं। गांव में एक वृद्ध किसान चारपाई पर लेटा है, सांस उखड़ी उखड़ी सी। राजा, रघु और वैद्य उसके सामने हैं। सबकी आंखें उसी किसान पर टिकी हैं। राजा बेटा, बारिश ना भी आए, तू आया वही बहुत है, और जो तूने हमारे लिए किया है वो बहुत है बेटा। तू पहला राजा होगा जिसे हम किसान महाराज नहीं, राजा बेटा कहकर पुकार सकते हैं।
तूने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा, वही बहुत है। और जरूरी नहीं कि हम जो चाहे वो हमें हर बार मिल जाए, लेकिन याद रखना, कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती। किसी भी काम को करने के 2 परिणाम मिलते हैं, सफलता या सीख। सफलता तो एक समय के बाद याद भी नहीं रहती, लेकिन सीख कभी नहीं भुला सकते हैं हम लोग। जी बाबा, आप चिंता न करें, बारिश आएगी और जब आएगी तो सबसे पहले इस आंगन में नाचेगी और आप पहली बारिश में नहाओगे। तब तक आपको अपना खूब अच्छे से ख्याल रखना है। वह वृद्ध किसान यह सुनकर भावुक हो जाता है। अब तो भगवान की मर्जी होगी बेटा। अगर मेरे भाग में लिखा होगा तो मैं तुम सबकी मेहनत का फल अवश्य देखूंगा। तब तक तो बस राम नाम का सहारा है। पूरा गांव एक साथ बैठा है, बारिश की उम्मीद में, और सभी मिलकर इंद्रदेव को मनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, जल ही जीवन है, हमें यह समझ आया। अब तो दे दे अपनी जल की शीतलता और कुछ छाया। अगली सुबह जब सभी खेतों में बारिश की उम्मीद पर खड़े हुए होते हैं, तभी गौरी दौड़ती है खेत से। एक टहनी पानी की बूंद उस पर गिरी है। बाबा, राजा जी, बूंदे आई हैं। बूंद सुनते ही सब दौड़ते हैं। देखते हैं कि बादल छा रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सबके चेहरे भीग रहे हैं। देखते ही देखते मौसम काला हो गया है और बारिश की बूंदें अब भारी मात्रा में जमीन पर गिरने लगी हैं। हे धरती माँ, तूने सुनी, तूने हमारी पुकार सुन ही ली। इंद्रदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात सुनी और हमें अपने दर्शन बारिश के रूप में दिए। जय हो इंद्रदेव की। अगले दिन राजा और रघु दोनों गांवों के बीचों बीच खड़े हैं। उन्हें गांव और खेत अब हरे भरे दिखाई देते हैं। अब गांव में हरियाली छा रही है, कुएं भर गए हैं, हवा भी शीतल हो गई है। सबके चेहरों से खुशियां जाने का नाम नहीं ले रही। सब गांव वाले अपने अपने काम में और भी मन लगा कर लगे हैं। रघु, हमने कर दिखाया। क्या यह सब हमने किया? जी महाराज, आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपने उस चिंगारी को हवा दी जो हमारे अंदर वर्षों से थी, और सच में इसके लिए हम आपका जितना आभार व्यक्त करें उतना ही कम है। आप सच में एक अच्छे महान राजा हो। हमें खुशी है कि हम जिस मकसद से यहाँ आए थे वह पूरा हो गया है, और इसमें तुमने हमारी बहुत मदद की है रघु। इसके लिए हमें तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, जो आप हम गांव वालों को इतनी इज्जत देते हैं। सच में आपके जाने के बाद हमें बहुत दुख होगा। हमें आपकी बहुत याद आएगी। हमें भी तुम सबकी बहुत याद आएगी। हमें अपने जीवन भर ये पल याद रहेंगे जब हमने प्रकृति के सामने डटकर इस आपदा का सामना किया था। जो भी हो, लेकिन प्रकृति कभी हमें निराश नहीं करती। बस हम ही उसे ठीक से जानने की कोशिश नहीं करते, वरना तो प्रकृति हमें वो सब चीज देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। ये आपने बिल्कुल सच कहा महाराज। अगर हमें भगवान से कोई सबसे अच्छी चीज मिली है तो वह है प्रकृति। बारिश होने के बाद गांव का मौसम ही बदल गया है। जहां लोग गर्मी से परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे, अब एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। बच्चे फिर से खेल रहे हैं। सबकी तबीयत भी
अब ठीक है, सभी खुश हैं। तभी राजा सबके सामने एक घोषणा करते हैं। जैसा कि आप सबने देखा, हमने एक लड़ाई लड़ी और उसमें सफल भी हुए। हमारे गांव में आखिरकार बारिश का आगमन हो ही गया, जिससे हमें बहुत खुशी मिली है। लेकिन हमें दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम अब और समय इस गांव में नहीं बिता सकते। राजसभा हमारे बिना अस्त व्यस्त हो गया है, इसलिए हमें जाना होगा और राज्य भी तो संभालना है। इसलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। महाराज की बात सुनकर सभी गांव वाले भावुक हो गए और इतना कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। और इससे हमें यह पता चलता है, अगर हम किसी का अच्छा करने के लिए थोड़ी देर के लिए खुद को परेशानी में डालकर उनकी मदद कर सकते हैं, तो इसे करने के लिए हमें दोबारा नहीं सोचना चाहिए। भले ही आप एक राजा हों या नहीं, अगर आप इस धरती पर हैं तो आपको सबकी मदद करनी चाहिए। और प्रकृति हमें एक उपहार के रूप में मिली है, एक अनमोल उपहार। हमें ये समझना चाहिए कि कहीं हम इसका प्रयोग गलत ढंग से तो नहीं कर रहे। जो परेशानी आज राजपुर के लोगों को झेलनी पड़ी, वो जल्द ही हमें भी झेलनी पड़ सकती है। तो इससे पहले कि हम भी किसी मुसीबत में पड़े, हमें प्रकृति की इज्जत करनी शुरू करनी होगी।